स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। आपके एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं और उसको मद्देनज़र रखते हुए हम अभी आपके लिए मॉडल पेपर लेके आ रहे हैं इस चैनल पे। इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के फर्स्ट ईयर के 2 मॉडल पेपर्स हम करा चुके हैं और आप लोग के कमेंट्स में डिमांड को देखते हुए इलेक्ट्रीशियन थ्योरी सेकेंड ईयर का मॉडल पेपर आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा, तो जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। फ्यूचर में जो भी अपडेट आएंगे, जो भी मॉडल पेपर्स आएंगे, उनके आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, Calculate the EMF generated in a 4-pole DC generator with simplex wave-bound armature has 1020 conductors and driven at a speed of 1500 RPM. The flux per pole is 0.007 वेबर्स। एक सिंप्लेक्स वेव बाउंड आर्मेचर के साथ एक 4 पोल डीसी जनरेटर में 1020 कंडक्टर हैं और 1500 आरपीएम की गति से संचालित है। फ्लक्स पर पोल 0.007 वेबर है। उत्पादित ईएमएफ की गणना करें। तो ठीक है, हम इसमें देखते हैं हमारा जो ईएमएफ का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। EMF इक्वल टू होता है P फाई ZN अपॉन 60A। इसको नोट करके रख लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। ज़रूर इस पे हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, हो सकता है वैल्यू बदल देगा बट फार्मूला आपका यही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको देखिए P दे रखा है 4, कितना दे रखा है P4 है। ठीक है, और क्या बोला है, सिंप्लेक्स वेव बाउंड है। मतलब आपका जो ए होगा, ए होता है हमारा बेसिकली नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, समांतर पथ जो होता है उसको ए से डिनोट करते हैं। वो चूंकि वेव बाउंड है तो वेव बाउंड का हमेशा 2 होता है, और अगर यही लैप बाउंड रहता है तो लैप बाउंड में ये बराबर पी होता है। ठीक है, चलिए, और आपको दे रखा है, देखिए आरपीएम आपको दे रखा है, एन जो है 1500 दे रखा है आपको। 1020 जो जेड होता है नंबर ऑफ कंडक्टर, वो आपको 1020 दे रखा है। और फाई जो है, फाई यहाँ पे आपको फाई दे रखा है 0.007 पर पोल। ठीक है, तो इस फार्मूले में हमें सारा वैल्यू पुट कर देंगे अगर, तो देखिए क्या होगा। पी का वैल्यू कितना है 4 इंटू फाई का वैल्यू कितना है 0.007 इंटू जेड का वैल्यू कितना है आपका 1020 इंटू एन का वैल्यू कितना आपका 1500। ठीक है, इन सब के बटे में क्या आ जाएगा 60 इंटू ए का क्या बोला था मैंने 2, वेव बाउंड है तो 2, लैप बाउंड होता तो पोल के इक्वल, तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका फॉर्मूला बना। इसको हम थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं अभी। ठीक है, तो क्या बोला हमने फॉर्मूला आपको, EMF इक्वल टू P फाई ZN अपॉन 60A। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू पुट कीजिए, देखिए 4 गुणे 0.007 इंटू जेड का है 1020 इंटू 1500, ठीक, अपॉन 60 इंटू वेव बाउंड है तो 2 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आता है वैल्यू देख लीजिए। इसको आप खुद कैलकुलेटर में कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे हम करने जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो आपका ये आएगा 357 वोल्ट। ठीक है, चलिए सही आंसर देखते हैं। 357 वोल्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द काज फॉर द डिफेक्ट इफ फेज टू ग्राउंड फॉल्ट ऑन द ट्रांसमिशन लाइन। अगर ट्रांसमिशन लाइन पर फेज टू ग्राउंड फॉल्ट है तो क्या कारण है। ऑप्शन ए है कंपोनेंट्स फेलियर, घटकों की विफलता। ऑप्शन बी है इंसुलेशन फेलियर, इंसुलेशन की विफलता। ऑप्शन सी है ह्यूमन इनर, मानव त्रुटि। या ऑप्शन डी है आपका फ्यूज फेलियर, फ्यूज की विफलता। इसका जो सही ऑप्शन होगा आपका होगा इंसुलेशन फेलियर। कोई भी कंडक्टर अगर ग्राउंड हो जाता है मतलब आपका इंसुलेशन जो था वो कहीं ना कहीं फेल हो गया, जिसकी वजह से वो ग्राउंड में टच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द रीजन फॉर डीसी जनरेटर फेल्स टू बिल्ड अप वोल्टेज। डीसी जनरेटर के वोल्टेज का निर्माण करने में विफल होने का क्या कारण है। नंबर 1 है आपका, देखिए ऑप्शन ए लूज ब्रश कॉन्टैक्ट, ढीले ब्रश संयोजन। ऑप्शन बी है आर्मेचर रेजिस्टेंस इज मोर, आर्मेचर प्रतिरोध अधिक है। ऑप्शन सी है आपका फील्ड रेजिस्टेंस इज एबव क्रिटिकल रेजिस्टेंस, फील्ड रेजिस्टेंस क्रिटिकल रेजिस्टेंस से ज़्यादा है। या ऑप्शन डी है आपका प्राइम मूवर इज रनिंग एट एबव रेटेड स्पीड, प्राइम मूवर रेटेड गति से ज़्यादा ऊपर चल रहा है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा आपका होगा फील्ड रेजिस्टेंस इज एबव क्रिटिकल रेजिस्टेंस। जब भी आपका जो फील्ड रेजिस्टेंस होता है डीसी जनरेटर का वो क्रिटिकल रेजिस्टेंस से ज़्यादा हो जाता है तो डीसी जनरेटर जो है वोल्टेज का निर्माण करने में विफल हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ ट्रिप कॉइल यूज्ड इन सर्किट ब्रेकर? सर्किट ब्रेकर्स में इस्तेमाल की जाने वाली ट्रिप कॉइल का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है आपका इजी ऑपरेशन, आसान कामकाज। ऑप्शन बी है रिमोट ऑपरेशन, रिमोट। ऑप्शन सी है एक्यूरेट ऑपरेशन और ऑप्शन डी है इमरजेंसी ऑपरेशन यानी आपातकालीन ऑपरेशन। इसका जो सही ऑप्शन होगा आपका होगा रिमोट ऑपरेशन। ट्रिप कॉइल बेसिकली यूज किया जाता है रिमोट ऑपरेशन में यूज होता है। अगर कुछ भी फॉल्ट आया कुछ आया तो वो रिमोटली ही ट्रिप हो जाता है, हमें उसको जाके करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हिच स्विच विद एन एक्चुएटर इज ऑपरेटेड बाय द मोशन ऑफ ए मशीन आर पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट? एक्चुएटर के साथ कौन सा स्विच मशीन की गति या किसी वस्तु के भाग द्वारा संचालित होता है? ऑप्शन ए देखिए आपका लिमिट स्विच, ऑप्शन बी है टॉगल स्विच, ऑप्शन सी है आइसोलेटिंग स्विच या ऑप्शन डी है पुश बटन स्विच। इसका जो सही ऑप्शन होगा आपका होगा लिमिट स्विच। इसका देखिए यहाँ पे आके पिक्चर देख सकते हैं, इस तरह से दिखता है आपका लिमिट स्विच। इसमें अगर कुछ भी आके इस तरह इससे अगर टकराता है, इस तरह से इसको ऐसे पुश करता है तो ये इस तरह से दब जाएगा और यहाँ पे एक कॉन्टैक्ट मेक ब्रेक होता है और जिससे हमें किसी भी चीज़ को ट्रिप करने या इंडिकेशन लेने जिसके लिए भी हमें यूज़ करना है, बेसिकली यहाँ से इसको कुछ भी ऐसे फोर्स करने से कॉन्टैक्ट मेक ब्रेक होता है। जैसे आप लोगों ने घरों में अपने फ्रिज में भी देखा होगा, जब आप डोर बंद करते हैं तो लाइट्स ऑटोमेटिक बंद हो जाती है, वहाँ पे भी बेसिकली एक छोटा सा लिमिट स्विच ही लगा रहता है जो दबा के लाइट के सर्किट को कट कर देता है। और जैसे आप डोर खोलते हैं वो फिर से सर्किट को ऑन कर देता है तो लाइट जल जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट इज़ द रीजन फॉर प्रोवाइडिंग टू सेपरेट अर्थिंग इन पैनल बोर्ड? पैनल बोर्ड में दो अलग अलग अर्थिंग प्रदान करने का क्या कारण है? ऑप्शन ए है आपका पैनल बोर्ड इज मेड इन मेटल बॉक्स, पैनल बोर्ड धातु के बॉक्स का बनाया गया है। ऑप्शन बी है आपका कंट्रोल द स्ट्रे फील्ड इन द पैनल, पैनल में स्ट्रे क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए। ऑप्शन सी है आपका रिड्यूस द वोल्टेज ड्रॉप इन पैनल बोर्ड, पैनल बोर्ड में वोल्टेज ड्रॉप को कम करने के लिए। या ऑप्शन डी है इंश्योर वन अर्थिंग इन केस ऑफ अदर फेलियर, अन्य विफलता के मामले में एक अर्थिंग सुनिश्चित करें। इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी है इंश्योर वन अर्थिंग इन केस ऑफ अदर फेलियर। कहीं भी हमारा पैनल होता है या कोई मोटर होता है, हमेशा हम उसमें दो अर्थिंग पॉइंट कनेक्ट करते हैं अर्थिंग के साथ, क्योंकि अगर लक बाई चांस एक अर्थिंग फेल भी हो गया तो दूसरा अर्थिंग हमारा काम करता रहेगा और उसमें काम करने वाला आदमी हमेशा सुरक्षित रहेगा। तो हम कहीं ना कहीं पीपल और इक्विपमेंट दोनों को सेफ्टी को देखते हुए हमेशा डुअल अर्थिंग देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द एसेसरी यूज्ड इन कंट्रोल पैनल वायरिंग? कंट्रोल पैनल वायरिंग में प्रयुक्त सामग्री का क्या नाम है? ये यहाँ पे आपको एक सामग्री दिया हुआ है और पूछ रहा है इसका क्या नाम है जो कि हमारा कंट्रोल पैनल वायरिंग में उपयोग होता है। ऑप्शन ए देखिए आपको दिया वायर फेरूल, ऑप्शन बी है वायर स्लीव्स, ऑप्शन सी है नायलॉन केबल टाई, ऑप्शन डी है आपका केबल बाइंडिंग स्ट्रैप, केबल बांधने का पट्टी। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी। ये एक्चुअली केबल टाई है, आपका केबल बाइंडिंग स्ट्रैप है। इससे हम केबल्स को कंट्रोल पैनल में जो वायरिंग करते हैं तो उससे बांध के रखते हैं जिससे केबल ड्रेसिंग अच्छे से हुआ रहे। इसका आगे देखिए यहाँ पे इस तरह से उपयोग करते हैं हम। यहाँ पे आप देखिए ये इस तरह से बंच में बांध बांध के ट्रे में यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, Why the motor is not changing the direction if reverse push button is pressed in forward and reverse control start delta starter? मोटर दिशा क्यों नहीं बदल रही है अगर रिवर्स पुश बटन को फॉरवर्ड और रिवर्स कंट्रोल स्टार डेल्टा स्टार्टर में दबाया जाता है? ऑप्शन है आपका नो बोल्ट कॉइल इज नॉट एनर्जाइज्ड, नो बोल्ट कॉइल ऊर्जित नहीं रहती है। ऑप्शन बी है फॉल्ट इन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्टर, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्टर में फॉल्ट है। ऑप्शन सी है आपका ड्यू टू इंटरलॉक इन रिवर्स कॉन्ट्रैक्टर, रिवर्स कॉन्ट्रैक्टर में इंटरलॉक के कारण। या ऑप्शन डी है आपका नो वोल्टेज एग्जिस्ट इन रिवर्स कॉन्ट्रैक्टर, रिवर्स कॉन्ट्रैक्टर में कोई वोल्टेज मौजूद नहीं रहता है। इसका सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन सी ड्यू टू इंटरलॉक इन रिवर्स कॉन्ट्रैक्टर। हमारा जो भी पुश बटन होता है जब फॉरवर्ड और रिवर्स का, तो अगर हम पुश बटन को पहले से दबा दिए हैं और मोटर रिवर्स में चल रही है तो एक उसमें इंटरलॉकिंग होता है कि जब तक हम उसको स्टॉप नहीं करेंगे तब तक फॉरवर्ड पुश बटन दबाने से भी मोटर स्टार्ट नहीं होता है। उसको जब हम स्टॉप करेंगे उसके बाद ही उसका कॉन्टैक्ट ब्रेक होता है और फिर वो फॉरवर्ड में हम उसको चला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई पावर एंड कंट्रोल वायरिंग रन इन सेपरेट रेस वेज? पावर और कंट्रोल वायरिंग अलग अलग रेस वेज में क्यों चलते हैं? चलिए इसका ऑप्शन ए है आपका ऑप्शन ए है टू रिड्यूस हीट, गर्मी को कम करने के लिए। ऑप्शन बी है टू रिड्यूस द रेडियो इंटरफेस, रेडियो इंटरफेरेंस को कम करने के लिए। ऑप्शन सी है टू इंक्रीज द इंसुलेशन रेजिस्टेंस, इंसुलेशन प्रतिरोध बढ़ाने के लिए। या ऑप्शन डी है टू इंक्रीज द करंट कैरिंग कैपेसिटी, धारा वाहन की क्षमता को बढ़ाने के लिए। तो इसका जो सही ऑप्शन है आपका है टू रिड्यूस
रेडियो इंटरफेरेंस। कभी भी हम पावर केबल और कंट्रोल वायरिंग को एक साथ नहीं ले जाते, क्योंकि फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की वजह से उसमें रेडियो इंटरफेरेंस होने का चांस रहता है। इसलिए हमेशा ये सजेस्ट किया जाता है कि पावर केबल और कंट्रोल केबल का ट्रे हमेशा सेपरेट होना चाहिए। इसका कोई डिफाइन डिस्टेंस नहीं है, कितनी डिस्टेंस पे होने पे ये नहीं होगा, लेकिन हमेशा इनको एक दूसरे से दूरी पे हमेशा ले जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, व्हिच लॉजिक गेट रिफर्स द ट्रुथ टेबल। यह ट्रुथ टेबल कौन से लॉजिक गेट को संदर्भित करती है। देखिए यहाँ पे आपको एक ट्रुथ टेबल दे रखा है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। अगर A 0 है, B 0 है तो 1 हो रहा है, और मतलब इसमें आप देख पा रहे हैं कि जब केवल दोनों जीरो है मतलब लो है, तभी हमें हाई में आउटपुट हाई प्राप्त हो रहा है। तो ये लॉजिक गेट किसका होता है, यहाँ पे देखेंगे ये होता है आपका बेसिकली नॉर गेट का। नॉर गेट एक यूनिवर्सल गेट होता है, नॉर एंड नैंड गेट। तो नॉर गेट को अगर आप समझेंगे तो ये देख सकते हैं, नॉर गेट बेसिकली ऑर गेट और नॉट गेट का कॉम्बिनेशन होता है। इसको आप इस तरह से भी बना के देख सकते हैं। ये यहाँ पे इस तरह से नॉट गेट लगा के ये आउटपुट हो जाता है। ये आपका होता है बेसिकली A और B, ठीक है। तो आर गेट का क्या होता है, अगर आप देखेंगे ये आर गेट हो गया, ये नॉट गेट हो गया, इन दोनों को जोड़ के जो बनता है उसको हम नॉर गेट कह देते हैं, ठीक है। तो आर गेट में क्या होता है हमारा बेसिकली, अगर हम 0 0 देते हैं तो हमें 0 मिलता है। अब चूंकि जब हमने यहाँ 0 0 दिया और 0 मिला, तो नॉट गेट क्या करता है, चीज़ों को इन्वर्स कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाता है, 1 मिल जाता है। फिर अगर हम इसमें 0 1 देते हैं तो आर गेट क्या करेगा, हमें 1 देगा। आर गेट हमेशा कोई भी एक इनपुट हाई होता है तो हमें वो हाई देता है हमेशा, ठीक है। तो आर गेट हमेशा हाई दिया, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, वो 0 कर देता है इसको। तो बेसिकली ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द क्राइटेरिया टू डिसाइड ए मटेरियल एज कंडक्टर, सेमी कंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर, सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर के रूप में एक सामग्री तय करने के लिए मापदंड क्या है। चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए है आपका एटॉमिक बॉन्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणु की परमाणु संबंध संरचना। ऑप्शन बी है आपका एग्जिस्टेंस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन एटम, परमाणु के वैलेंस में इलेक्ट्रॉनों का अस्तित्व। ऑप्शन सी है आपका एटॉमिक वेट ऑफ द एटम ऑफ द मटेरियल, सामग्री के परमाणु का परमाणु भार। या ऑप्शन डी है आपका एटॉमिक नंबर ऑफ द एटम ऑफ द मटेरियल, सामग्री के परमाणु की परमाणु संख्या। तो बेसिकली आपका जो मटेरियल होता है वो कंडक्टर है कि सेमी कंडक्टर है या इंसुलेटर है, ये हमेशा डिसाइड होता है आपका। ऑप्शन बी इसका सही ऑप्शन है। एग्जिस्टेंस ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन एटम, एटम का जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, उसकी बाहरी कक्षा में जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनसे ये डिसाइड होता है कि हमारा वो कंडक्टर होगा, सेमी कंडक्टर होगा या इंसुलेटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द नेम ऑफ द डिवाइस मार्क्ड एक्स, एक्स द्वारा चिन्हित डिवाइस का क्या नाम है। यहाँ पे देखिए आपको एक सर्किट दे रखा है, यहाँ पे इसको एक्स से डिनोट किया हुआ है और आपसे पूछ रहा है ये क्या है। तो इस तरह से जो हमेशा लगा रहता है, हमेशा देखिए कॉन्टैक्ट उसके ऊपर इस तरह से जो लगा रहता है, इसको बेसिकली हम बोलते हैं हमेशा ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट। ये एक ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट होता है, मेन कॉन्टैक्ट के साथ यहाँ पे जो लगा रहता है इसको ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द पीक वोल्टेज ऑफ 220 वोल्ट आरएमएस एसी वोल्टेज, 220 वोल्ट आरएमएस एसी वोल्टेज का पीक वोल्टेज क्या है। इसमें देखिए ऑप्शन है आपका दे रखा 310 वोल्ट, ऑप्शन बी है 311.17 वोल्ट, ऑप्शन सी है 312.25 वोल्ट, या ऑप्शन डी है आपका 315.20 वोल्ट। देखिए इसका सही ऑप्शन क्या है आपका, ऑप्शन बी 311.17 वोल्ट। अभी आप सोचेंगे कैसे आया, तो आपको बता देते हैं। पीक वोल्टेज जो होता है, पीक वोल्टेज इक्वल टू होता है √2 इंटू VRMS। आपको यहाँ पे RMS का वैल्यू दे रखा है, तो √2 इंटू 220, ठीक है। तो √2 की वैल्यू नॉर्मली क्या होती है, 1.4142 समथिंग ऐसे जाता है। तो इससे जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे आपको लगभग 311.17 वोल्ट मिलेगा। तो ये आपका सही आंसर है, ठीक है। ये फार्मूला याद रख लीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है और इस पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द टोटल टर्न ऑन टाइम व्हाइल ट्रांजिस्टर मेक्स ए ट्रांजिशन फ्रॉम V2 टू V1। ट्रांजिस्टर V2 से V1 में परिवर्तन करते समय कुल टर्न ऑन टाइम क्या है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए दे रखा है आपका, टर्न ऑन इक्वल टू TR माइनस TS, टर्न ऑन इक्वल टू TR माइनस TD, या टर्न ऑन इक्वल टू TD प्लस TR, या टर्न ऑन इक्वल टू TR प्लस TD प्लस TS। इस इमेज में आपको ये क्लियर नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा इमेज को हम क्लियर कर देते हैं। देखिए
इसका ऑप्शन ऐसे है, ये आपका ऑप्शन सी टी ऑन इक्वल टू टी डी प्लस टी आर, बट ये कैसे है आगे की इमेज से क्लियर होगा आपको। ये देखिए यहाँ पे ये इमेज पूछ रहा है आपसे बेसिकली, यहाँ पे देखिए ये टी डी है और ये टी आर है और ये टी ऑन है। तो टी ऑन में जो टाइम टोटल लेगा क्या लेगा, टी डी प्लस टी आर, इनको जो जोड़ देंगे टोटल टाइम जो होगा वो टी ऑन टाइम होगा। बेसिकली इमेज इस तरह से आएगा, क्वेश्चन पेपर की इमेज उतनी क्लियर थी नहीं, तो इसका सही ऑप्शन है टी ऑन इक्वल टू टी डी प्लस टी आर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हिच इज द फंक्शन ऑफ एन इन्वर्टर। इन्वर्टर का कार्य क्या है। आप सबके घरों में इन्वर्टर लगा होगा, क्या काम करता है इन्वर्टर, आप लोग कमेंट में भी बता सकते हैं। नहीं चलिए आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए है कन्वर्ट्स एसी वोल्टेज इनटू डीसी वोल्टेज, एसी वोल्टेज को डीसी में बदलता है, या कन्वर्ट्स डीसी वोल्टेज इनटू एसी वोल्टेज, डीसी वोल्टेज को एसी वोल्टेज में बदलता है। ऑप्शन सी है कन्वर्ट्स डीसी वोल्टेज इनटू हायर डीसी वोल्टेज, डीसी वोल्टेज को उच्च डीसी वोल्टेज में बदलता है, या ऑप्शन डी है कन्वर्ट एसी वोल्टेज इनटू हायर एसी वोल्टेज, एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में बदलता है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा आपका होगा कन्वर्ट डीसी वोल्टेज इनटू एसी वोल्टेज। इन्वर्टर बेसिकली आपका डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है, एसी में जो आपके डीसी में जो स्टोर रखते हैं सप्लाई को उसको लेता है और उसको एसी में परिवर्तित करके आपको फिर से सप्लाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ एसी ड्राइव कंपेयर टू डीसी ड्राइव। डीसी ड्राइव की तुलना में एसी ड्राइव का क्या फ़ायदा है। ऑप्शन ए है आपका रिक्वायर्स लेस स्पेस, कम जगह चाहिए। ऑप्शन बी है इंस्टॉलेशन एंड रनिंग कॉस्ट इज लेस, इंस्टॉलेशन और रनिंग कॉस्ट उसकी लागत कम है। ऑप्शन सी आपका फास्ट रिस्पांस एंड वाइड स्पीड रेंज ऑफ कंट्रोल, तीव्र प्रतिक्रिया और नियंत्रण की व्यापक गति सीमा, या ऑप्शन डी है आपका पावर सर्किट एंड कंट्रोल सर्किट आर सिंपल, पावर सर्किट और नियंत्रण सर्किट उसका सरल होता है। इसका जो सही ऑप्शन है आपका है इंस्टॉलेशन एंड रनिंग कॉस्ट इज लेस। एसी ड्राइव जितने हमारे आते हैं उनका इंस्टॉलेशन और रनिंग कॉस्ट बहुत ही कम होता है एज कम्पेयर टू डीसी ड्राइव, इसलिए ज़्यादातर हम एसी ड्राइव ही यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हिच टरबाइन इज यूज्ड फॉर हाई हेड्स इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। ऊंचे हेड वाले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में किस टरबाइन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है आपका कपलान टरबाइन, ऑप्शन बी है आपका इम्पल्स टरबाइन, ऑप्शन सी है फ्रांसिस टरबाइन, या ऑप्शन डी है रिएक्शन टरबाइन। इसका जो सही ऑप्शन है आपका है इम्पल्स टरबाइन। यहाँ पे देखेंगे इम्पल्स टरबाइन की इमेज, ये देखिए ये है आपका इम्पल्स टरबाइन का बेसिकली। तो हाई हेड से हमारा जो भी इसमें वाटर आता है इम्पल्स टरबाइन बेसिकली, इसलिए इसका आवेग टरबाइन भी नाम है। ये हमारा जो हाई हेड से वाटर की काइनेटिक एनर्जी जो होती है वाटर की, उसको इस्तेमाल करके ये टरबाइन रोटेट होता है और उससे हमें बिजली बनाने में आसानी होती है, मतलब जिसको भी इसे घुमाना होता है प्राइम मूवर के तौर पे उसको हम घुमाते हैं। तो इम्पल्स टरबाइन इसका आपका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, व्हाई डीसी सप्लाई इज नेसेसरी फॉर सिंक्रोनस मोटर ऑपरेशन। सिंक्रोनस मोटर ऑपरेशन के लिए डीसी सप्लाई क्यों आवश्यक है। ऑप्शन ए देखेंगे हम रिड्यूस द लॉसेज, हानियों को कम करने के लिए। ऑप्शन बी है स्टार्ट द मोटर इनिशियली, शुरू में मोटर को स्टार्ट करने के लिए। ऑप्शन सी है आपका रन द मोटर विद ओवरलोड, मोटर को ओवरलोड के साथ चलाने के लिए, या ऑप्शन डी है आपका रन द मोटर एट सिंक्रोनस स्पीड, मोटर को तुल्यकालिक गति से चलाने के लिए। इसका सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी, रन द मोटर एट सिंक्रोनस स्पीड, मोटर को तुल्यकालिक गति से चलाने के लिए। बेसिकली हम इसमें क्या करते हैं, सिंक्रोनस मोटर में हमेशा जो है उसकी रोटर में डीसी करंट जब हम ऐड कर देते हैं तो स्पीड उसकी एक तरह से बढ़ के जो हमारा उसका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रहता है स्टेटर का, उसके साथ मैच कर जाती है और इसी वजह से हमारा मोटर जो है सिंक्रोनस स्पीड पे चलता है और साथ ही साथ उसमें एक मैग्नेटिक लॉकिंग भी ले आता है जिससे सिंक्रोनस स्पीड को हमें बनाए रखने में मदद मिलती है। इसलिए हमें सिंक्रोनस मोटर में डीसी सप्लाई देना जरूरी हो जाता है एसी सप्लाई के साथ साथ। तो इसके स्टेटर में हमेशा एसी सप्लाई रहती है और इसके रोटर को हम डीसी सप्लाई से उत्तेजित करते हैं या एक्साइटेड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स। गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का क्या फ़ायदा है। ऑप्शन ए है आपका देखिए मोर रिलायबल, अधिक भरोसेमंद है। ऑप्शन बी है लो इनिशियल कॉस्ट, कम प्रारंभिक लागत। ऑप्शन सी है आपका इफिशियंसी इज हाई, उसकी दक्षता अधिक होती है। या ऑप्शन डी है ग्रीन हाउस इफेक्ट इज अवॉइडेड, ग्रीन हाउस प्रभाव से बचा जाता है। तो गैर पारंपरिक मतलब नॉन कन्वेंशनल ऊर्जा स्रोत देखिए आपके क्या होते हैं बेसिकली, सोलर, या आपका हो गया बायो एनर्जी, या आपका हो गया टाइडल एनर्जी, ठीक है।
ये बेसिकली आपके हैं गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत या नॉन कन्वेंशनल ऊर्जा स्रोत। देखिए क्वेश्चन ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है नॉन कन्वेंशनल ऊर्जा स्रोत कौन से हैं, उसमें आपको सोलर, पेट्रोलियम, समथिंग समथिंग करके आंसर देगा, इलेक्ट्रिसिटी, और आपको इस तरह से भी पूछ सकता है। तो ये याद रखिए गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत में क्या क्या आते हैं, और इनको देख के आपको पता चल रहा होगा कि इससे आपका क्या आंसर सही होगा। तो चलिए देखते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज अवॉइडेड, चूँकि ये नेचुरल एनर्जी सोर्स हैं तो इनसे हम ग्रीन हाउस इफेक्ट से बच सकते हैं। तो आपका सही आंसर है आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सिंबल, इस प्रतीक का नाम क्या है। ऑप्शन है देखिए दे रखा 2 इनपुट आर गेट, ऑप्शन बी है 2 इनपुट एंड गेट, ऑप्शन बी है 2 इनपुट नार गेट, या ऑप्शन डी है 2 इनपुट नैंड गेट। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा आपका होगा 2 इनपुट नैंड गेट। ये बेसिकली नैंड गेट है, एंड और नॉट गेट के साथ मिलके बनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप सारे गेट को एक साथ देख सकते हैं। ये जूम करके देखिए आप, यहाँ पे आपको सिंबल दिखेगा। इतने टाइप के बेसिकली गेट होते हैं, और इनको आप थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, याद कर लीजिए, अक्सर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड गेट, और गेट, नैंड गेट, नॉर गेट, एक्सऑर गेट, एक्सनॉर गेट, नॉट गेट। ठीक है, तो ये बेसिकली ये वाला गेट आपको देके पूछा है नैंड गेट। देखिए y इक्वल टू a डॉट b, ये इसका रहता है हमेशा बूलियन लॉजिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द काज फॉर हंटिंग इफेक्ट इन अल्टरनेटर, अल्टरनेटर में हंटिंग के प्रभाव का कारण क्या है। ऑप्शन है आपका ड्यू टू ओवरलोड, अधिक भार के कारण, ऑप्शन बी है रनिंग विदाउट लोड, बिना लोड के कारण, ऑप्शन सी है रनिंग विथ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड, गति के उतार चढ़ाव के साथ चलने के कारण, या ऑप्शन डी आपका ड्यू टू कंटिन्यूअस फ्लक्चुएशन इन लोड, लोड में निरंतर उतार चढ़ाव के कारण। इसका जो सही ऑप्शन है आपका है ऑप्शन डी, लोड में निरंतर उतार चढ़ाव के कारण। तो अल्टरनेटिव में हंटिंग हमारा हमेशा होता है जब हमारा फ्लक्चुएशन होता है लोड में अचानक से, तो हमें हंटिंग प्रभाव दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर इन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली में कितने वर्ण हैं। ऑप्शन है देखिए आपका 6, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 12, या ऑप्शन डी है 16। तो हेक्साडेसिमल में आपका कितना नंबर होता है, हमेशा 16 नंबर्स होता है। कैसे होता है चलिए देखते हैं। यहाँ पे ये सीट होती है, थोड़ा आपको देखिए जूम करके दिखा देते हैं इसको। ये देखिए यहाँ पे ये सीट आपको दिख रही है, तो इसमें जो हेक्साडेसिमल नंबर होता है बेसिकली 0 से लेके 9 तक, और उसके बाद A B C D E F 10 11 12 13 14 15, 0 से लेके 15 यानी 16 डिजिट हो गई टोटल। ये होता है बेसिकली आपका हेक्साडेसिमल सिस्टम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। हाउ द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ ए कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर इज रिवर्स्ड, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर के रोटेशन की दिशा कैसे उलट जाती है। ऑप्शन ए दे रखा है आपको बाई चेंजिंग द सप्लाई टर्मिनल, आपूर्ति के टर्मिनलों को बदलकर, ऑप्शन बी है बाई चेंजिंग द कैपेसिटर कनेक्शन, कैपेसिटर के कनेक्शन को बदलकर, ऑप्शन सी है बाई इंटरचेंजिंग मेन बाइंडिंग टर्मिनल, मुख्य बाइंडिंग टर्मिनलों को आपस में बदलकर, या ऑप्शन डी है आपका बाई इंटरचेंजिंग बोथ मेन एंड ऑक्सिलरी बाइंडिंग टर्मिनल, दोनों मुख्य और सहायक बाइंडिंग टर्मिनलों को इंटरचेंज करके। इसका जो सही ऑप्शन होगा आपका होगा ऑप्शन सी, मुख्य बाइंडिंग टर्मिनल को आपस में बदल के हम उसकी रोटेशन की दिशा को उल्टा कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपको ये सर्किट में क्लियर हो जाएगा। मेन बाइंडिंग ये होती है, अगर इसके टर्मिनल को हम बदल देंगे तो अगर ऐसे ऐसे घूम रहा है तो ये फिर आपका ऐसे इस तरह से मोटर घूमने लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हिच रूल इज यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन एन अल्टरनेटर, अल्टरनेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा खोजने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है देखिए आपका कार्क स्क्रू रूल, ऑप्शन बी है राइट हैंड पाम रूल, दाहिने हाथ की हथेली का नियम, ऑप्शन सी है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, या ऑप्शन डी है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। तो ईएमएफ की दिशा हम किससे निकालते हैं, हमेशा फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम से निकालते हैं। तो ऑप्शन डी आपका फ्लेमिंग राइट हैंड रूल इज द राइट आंसर। ठीक है, ये देख लीजिए यहाँ पे, ये होता है आपका बेसिकली फ्लेमिंग का दाहिने हाथ का नियम। ठीक है, इसमें आपकी जो तर्जनी उंगली होती है, अंगूठे के बगल वाली उंगली, ये हमेशा मैग्नेटिक फील्ड जो होता है उसकी दिशा को बताता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हिच इज द एप्लीकेशन ऑफ यूनिवर्सल मोटर, यूनिवर्सल मोटर का अनुप्रयोग कौन सा है। ऑप्शन ए देखिए दे रखा है जेट पंप, ऑप्शन बी है फूड मिक्सर, ऑप्शन सी है टेली प्रिंटर, या ऑप्शन डी है कंप्रेसर। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा आपका होगा फूड मिक्सर। आप लोग के घरों में जो मिक्सर यूज होता है, ये सब यूज होता है, उसमें अक्सर यूनिवर्सल मोटर लगी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट हैपेंस टू ए 3 फेज इंडक्शन मोटर इफ़ 1 फेज फेल्स ड्यूरिंग रनिंग, यदि एक कला चलने के दौरान विफल हो जाता है तो 3 कला प्रेरण मोटर का क्या होगा।
देखिए ऑप्शन ए आपको देखा मोटर रन्स नॉर्मली, मोटर सामान्य रूप से चलेगा। ऑप्शन बी है मोटर स्टॉप इंस्टेंटेनियसली, मोटर तुरंत बंद हो जाएगा। ऑप्शन सी है आपका मोटर रन स्लोली फाइनली इट बर्न्स, मोटर धीरे धीरे चलेगा और आखिरकार जल जाएगा। या ऑप्शन डी है आपका मोटर रन्स विद इरेगुलर स्पीड, मोटर अनियमित गति से चलेगा। तो इसका जो सही ऑप्शन है आपका है ऑप्शन सी, मोटर रन स्लोली फाइनली इट बर्न्स, मोटर धीरे धीरे चलेगा लेकिन आखिरकार वो जल जाएगा। 3 फेज मोटर अगर एक फेज उसका निकल जाता है तो 2 फेज में वो थोड़ी देर धीरे धीरे चलेगा, बट वो ज़्यादा हीट के कारण वो धीरे धीरे करके जल जाएगी उसकी वाइंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ डैम्पर वाइंडिंग इन सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर में डैम्पर वाइंडिंग का क्या कार्य है। ऑप्शन ए है आपका मेंटेन पावर फैक्टर, पावर फैक्टर को बनाए रखना। ऑप्शन बी है एक्साइट द फील्ड वाइंडिंग, फील्ड वाइंडिंग को उत्तेजित करना। ऑप्शन सी है मेंटेन कांस्टेंट स्पीड, नियत गति बनाए रखना। या ऑप्शन डी है आपका स्टार्ट द सिंक्रोनस मोटर, सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट करना। तो इसका जो सही ऑप्शन है आपका है ऑप्शन डी, स्टार्ट द सिंक्रोनस मोटर। डैम्पर वाइंडिंग बेसिकली हम सिंक्रोनस मोटर में इसलिए लगाते हैं कि हमारा मोटर जो है उससे स्टार्ट हो सके, और इसका एक काम रहता है ये हंटिंग से भी हमें बचाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कैसा होता है डैम्पर वाइंडिंग। ये देखिए बेसिकली सिंक्रोनस मोटर का वाइंडिंग का आपका ये है इमेज। यहाँ पे आप देखिए ये इसका स्टेटर है, ये इसकी फील्ड वाइंडिंग्स रहती हैं इस तरह से, और इनके ऊपर यहाँ पे देखिए ये डैम्पर वाइंडिंग रहती हैं जो कि मोटर की स्टार्टिंग में हेल्प करती हैं और साथ ही साथ हमें हंटिंग से भी बचाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच टाइप ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल इज सेलेक्टेड फॉर बाइंडिंग द कॉइल्स एंड ओवरहैंग्स। कुंडल और ओवरहैंग बांधने के लिए किस प्रकार की इंसुलेटिंग सामग्री का चयन किया जाता है। ऑप्शन है आपका कॉटन स्लीव, ऑप्शन बी है एम्पायर स्लीव्स, ऑप्शन सी है टेरिलिन थ्रेड, टेरिलिन धागा, या ऑप्शन डी है फाइबर ग्लास टेप। इसका जो सही ऑप्शन है आपका है टेरिलिन धागा, सी ऑप्शन सही है, ये हमेशा यूज किया जाता है बांधने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which method of speed control is only applicable for 3-phase slip ring induction motor। गति नियंत्रण की कौन सी विधि केवल 3 कला की स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के लिए यूज की जाती है, इस्तेमाल की जाती है। ऑप्शन है आपका कैस्केड ऑपरेशन, ऑप्शन है आपका कैस्केड ऑपरेशन मेथड, ऑप्शन बी है रोटर रियोस्टेट स्पीड कंट्रोल, ऑप्शन सी आपका चेंजिंग द अप्लाइड फ्रीक्वेंसी मेथड, आरोपित आवृत्ति विधि को बदलना, या ऑप्शन डी आपका चेंजिंग द नंबर ऑफ स्टेटर पोल मेथड, स्टेटर ध्रुव की संख्या को बदलना। ठीक है, इसका सही ऑप्शन है आपका रोटर रियोस्टेट गति नियंत्रण, रोटर रियोस्टेट स्पीड कंट्रोल, बी ऑप्शन सही है। ये हमेशा स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के लिए यूज किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द स्टार्टिंग करंट ऑफ एन AC 3-फेज इंडक्शन मोटर। AC 3-फेज इंडक्शन मोटर का प्रारंभिक करंट क्या होता है। ऑप्शन है आपका 1 to 2 टाइम्स ऑफ फुल लोड करंट, पूर्ण भार धारा का 1 से 2 गुना, या ऑप्शन बी है आपका 2 to 3 टाइम्स ऑफ फुल लोड करंट, पूर्ण भार धारा का 2 से 3 गुना, ऑप्शन सी है आपका 4 to 5 टाइम्स ऑफ फुल लोड करंट, पूर्ण भार धारा का 4 से 5 गुना, या ऑप्शन डी है आपका 5 to 6 टाइम्स ऑफ फुल लोड करंट, पूर्ण भार धारा का 5 से 6 गुना। इसका जो सही ऑप्शन है आपका होता है 5 to 6 टाइम्स ऑफ फुल लोड करंट। AC मोटर 3-फेज इंडक्शन मोटर जब भी हमारा स्टार्ट होता है तो हमेशा शुरू में बहुत ही ज़्यादा करंट लेता है और वो 5 से 6 गुने तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हिच टाइप ऑफ वाइंडिंग वायर इज यूज टू वाइंड सबमर्सिबल पंप मोटर। किस प्रकार के वाइंडिंग तार को सबमर्सिबल पंप मोटर को वाइंड करने के लिए उपयोग किया जाता है। देखिए इसमें ऑप्शन है आपका PVC कवर टाइप, ऑप्शन बी है टेरिलिन थ्रेड टाइप, ऑप्शन सी है सुपर इनामेल्ड टाइप, या ऑप्शन डी है डबल कॉटन कवर टाइप। इसका सही ऑप्शन है आपका PVC कवर टाइप। सबमर्सिबल पंप को वाइंडिंग करने के लिए हमेशा PVC कवर टाइप वायर यूज किए जाते हैं, वाइंडिंग यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हिच लॉस ऑफ 3-फेज इंडक्शन मोटर इज डिटरमाइंड बाय ब्लॉक रोटर टेस्ट। अवरुद्ध रोटर परीक्षण द्वारा 3 कला प्रेरण मोटर का कौन सा लॉस निर्धारित किया जाता है। ऑप्शन है आपका कॉपर लॉस, ऑप्शन बी है फ्रिक्शन लॉस, ऑप्शन सी है हिस्टेरिसिस लॉस, या ऑप्शन डी है एडी करंट लॉस या भंवर धारा हानियाँ। इसका सही ऑप्शन होगा आपका होगा कॉपर लॉस, ऑप्शन ए। ब्लॉक रोटर टेस्ट हमेशा कॉपर लॉस की जानकारी देता है हमें, तो किसी भी मोटर का अगर हमें कॉपर लॉस जानना होता है तो हम हमेशा ब्लॉक रोटर टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टाइमर इन ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर। स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर में टाइमर का कार्य क्या है। ऑप्शन ए है आपका ट्रिप एट ओवरलोड, ओवरलोड पर ट्रिप करना, ऑप्शन बी है स्विच ऑन एट प्रीसेट टाइम, पूर्व निर्धारित समय पर
चालू करना। ऑप्शन सी है आपका चेंज फ्रॉम स्टार टू डेल्टा, स्टार से डेल्टा में बदलना। या ऑप्शन डी है आपका स्विच ऑफ एट प्रीसेट टाइम, पूर्व निर्धारित समय पर स्विच ऑफ करना। देखिए स्टार डेल्टा स्टार्टर है तो थोड़ा सा आप यहाँ पे ऐसे ही क्लियर हो रहे होंगे कि स्टार के बाद डेल्टा में कन्वर्ट होना होता है, तो उसके लिए एक टाइमर लगाया जाता है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन सी, स्टार से डेल्टा में बदलने के लिए टाइमर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हिच फार्मूला इज यूज टू कैलकुलेट द टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री इन स्टेटर ऑफ एन एसी मोटर। एसी मोटर के स्टेटर में कुल विद्युत डिग्री की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है आपका टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन नंबर ऑफ स्लॉट। ऑप्शन बी है आपका टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री इंटू नंबर ऑफ स्लॉट्स। ऑप्शन सी है आपका टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन नंबर ऑफ पोल्स। या ऑप्शन डी है आपका टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री इंटू नंबर ऑफ पोल्स। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा आपका 180 डिग्री इंटू नंबर ऑफ पोल्स। तो बेसिकली टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री अगर हम देखें तो वो होता है आपका इलेक्ट्रिकल डिग्री, ऐसे लिख लेते हैं, इक्वल टू 180 इंटू पी जहाँ पे है आपका नंबर ऑफ पोल्स। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस पे आपको न्यूमेरिकल्स भी पूछ सकता है, कुछ वैल्यू दे देगा आपको पी का और टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री आपसे पूछ लेगा, तो वो भी आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द फार्मूला टू कैलकुलेट पिच फैक्टर। पिच कारक की गणना करने का सूत्र क्या है। तो इसमें देखिए ऑप्शन है आपका पिच फैक्टर इक्वल टू पोल पिच अपॉन वाइंडिंग पिच। ऑप्शन बी है पिच फैक्टर इक्वल टू वाइंडिंग पिच अपॉन पोल पिच। ऑप्शन सी है आपका पिच फैक्टर इक्वल टू नंबर ऑफ स्लॉट अपॉन नंबर ऑफ पोल्स। या ऑप्शन डी है आपका पिच फैक्टर इक्वल टू नंबर ऑफ पोल्स अपॉन नंबर ऑफ स्लॉट्स। इसका सही ऑप्शन है आपका पिच फैक्टर इक्वल टू बाइंडिंग पिच अपॉन पोल पिच। ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, इस पे आपसे बाइंडिंग पिच, पोल पिच इनकी वैल्यू देके पिच फैक्टर की वैल्यू भी पूछ सकता है, या पिच फैक्टर की वैल्यू देख के आपसे पोल पिच की देके बाइंडिंग पिच या कुछ भी पूछ सकता है। टोटल ये फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए, याद कर लीजिए एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द टू फंक्शनल सर्किट्स इनकॉर्पोरेटेड विद ए 3 फेज मोटर स्टार्टर। 3 कला मोटर स्टार्टर के साथ शामिल 2 कार्यात्मक सर्किट क्या हैं। ऑप्शन है देखिए आपका ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट। ऑप्शन बी है क्लोज सर्किट एंड ओपन सर्किट। ऑप्शन सी है शॉर्ट सर्किट एंड क्लोज सर्किट। या ऑप्शन डी है आपका कंट्रोल सर्किट एंड पावर सर्किट। इसका सही ऑप्शन आपका होगा ऑप्शन डी, कंट्रोल सर्किट और पावर सर्किट। बेसिकली पावर सर्किट हमारा जो उसको हम पावर देते हैं उसका होता है बेसिकली सर्किट, और जो कंट्रोल हम करते हैं मोटर को स्टार्टर के थ्रू उसका एक सर्किट होता है। ये 2 सर्किट मेन सर्किट होते हैं हमारे 3 फेज मोटर स्टार्टर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हिच टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू टेस्ट द आर्मेचर बाइंडिंग। आर्मेचर बाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस प्रकार के उपकरण का उपयोग किया जाता है। इसका देखिए ऑप्शन ए है आपका मेगर, ऑप्शन बी है ग्राउलर, ऑप्शन सी है मल्टीमीटर, या ऑप्शन डी है ओम मीटर। तो इसका सही ऑप्शन है आपका ग्राउलर। आर्मेचर बाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए हमें ग्राउलर उपकरण होता है, उसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द टेम्परेचर वैल्यू ऑफ क्लास एफ इंसुलेशन। श्रेणी एफ इंसुलेशन का तापमान क्या होता है। तो इसमें देखिए आपका ऑप्शन ए है 90 डिग्री, ऑप्शन बी है 105 डिग्री, ऑप्शन सी है 120 डिग्री, या ऑप्शन डी है 155 डिग्री। तो क्लास एफ इंसुलेशन का तापमान कितना होता है ये आपसे पूछ रहा है। इसका सही आंसर है आपका 155 डिग्री। तो बेसिकली हमारा कितना क्लास होता है इंसुलेशन का, यहाँ पे देख लेते हैं, वाई, ए, ई, बी, एफ, एच, सी, इतना हमारा क्लास होता है। बेसिकली 7 क्लास होता है इंसुलेशन का, और सबका एक रेंज होता है। तो आप इसको भी याद रख सकते हैं, जरूरी नहीं आपसे एफ पूछे, कुछ और भी पूछ सकता है। तो वाई का रेंज होता है बेसिकली 90 डिग्री, ए का होता है 105 डिग्री, ई का होता है आपका 120 डिग्री तक, बी का होता है आपका 130 डिग्री तक, ठीक है, और एफ का होता है 155 जो कि आपसे यहाँ पूछा ही है, एच का होता है 180 डिग्री तक, और सी जो होता है वो 180 डिग्री से जो भी ज़्यादा होता है वो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसमें से कुछ ना कुछ आपसे ज़रूर पूछ सकता है, तो इसको नोट डाउन करके रख सकते हैं। टोटल 7 इंसुलेशन क्लास होता है जिनका ये टेम्परेचर रेंज होता है। बस यही था आज आपका क्लास। टोटल 38 क्वेश्चन आपके इलेक्ट्रीशियन थ्योरी सेकेंड ईयर के मॉडल पेपर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अपने स्टडी ग्रुप में शेयर भी कर सकते हैं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि इसका अभी मॉडल पेपर 2, 3, 4, 5 जो भी आपके लिए सारा इसी चैनल पर आता रहेगा, तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।